Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about start of Anthropocene epoch. So this topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. देखिए जैसे हम लोग टाइम देखने के लिए हमने जो स्केलिंग की है उसमें आवर होता है, मिनट होता है और सेकंड होता है। ये तो हम ह्यूमंस अपने डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए उस तरीके का हमने टाइम स्केल डिफाइन किया है। बट अगर जियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हमें देखने हैं, अर्थ कैसे कैसे चेंज हुआ है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कौन कौन से स्पीसीज किस वक्त अर्थ के ऊपर रहते थे, अर्थ का किस तरीके का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर था, ये सब अगर समझना है हमें तो उसके लिए एक अलग से टाइम स्केल है जिसको कहा जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो यूनिट्स होते हैं दे आर बेसिकली ईयन, द लार्जेस्ट यूनिट। जैसे कैसे हम लोग आवर, मिनट एंड सेकंड होता है, हमारा जो टाइम स्केल होता है उसके तीन अलग अलग यूनिट्स। जो लार्जेस्ट यूनिट होता है वो होता है आवर। वैसे ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो लार्जेस्ट यूनिट होता है वो होता है ईयन, उसके बाद होता है एरा, फिर होता है पीरियड, और सबसे जो छोटा यूनिट होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझने के लिए वो होता है इपॉक। बट जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो भी कुछ थाउजेंड ईयर्स में स्प्रेडेड रहता है। तो जैसे मौजूदा टाइम में देखा जाए तो वी आर इन फेनेरोजोइक ईयन, सेंजोइक एरा, पीरियड इज क्वाटरनरी एंड इपॉक इज होलोसीन। So this is geological time scale. So this is what I was telling you कि right now we are here. Currently we are in Eon, which is Phanerozoic, and then era is Cenozoic, period is Quaternary, and epoch is Holocene. जैसे जैसे आप अर्थ को डिग करते जाएंगे आपको अलग अलग एज के, अलग अलग टाइम के रॉक्स और उस वक्त के जो स्पीसीज अर्थ पे हुआ करते थे उनके स्केलेटन मिलते जाएंगे, और इस तरीके से उनके फॉसिल्स या स्केलेटन्स मिलते जाएंगे, और इस तरीके से अर्थ के ऊपर किस वक्त किस तरह के स्पीसीज रहा करते थे उनका अंदाजा लगाया जाता है। तो जो मौजूदा वक्त में हम हैं, जो करंट सिचुएशन, इसको कई सारे जियोलॉजिस्ट का मानना है कि इट इज अ ट्रांजिशन टाइम, जहां पे होलोसीन एपॉक खत्म हो रहा है और एंथ्रोपोसीन इपॉक शुरू हो रहा है। एंथ्रोपोसीन इपॉक इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंथ्रोपोज, एंड एंथ्रोपोज मतलब होता है ह्यूमन। तो बेसिकली मैनी जियोलॉजिस्ट बिलीव कि होलोसीन इपॉक खत्म हो रहा है, एंथ्रोपोसीन इपॉक शुरू हो रहा है। इससे उनका मतलब ये है कि करंट टाइम में जो अर्थ के ऊपर सबसे डोमिनेटिंग स्पीसीज है, जो अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट लीव कर रहा है, वो है ह्यूमंस या एंथ्रोपोस। एंड दैट इज वाई इन द करंट टाइम वी मस्ट से कि होलोसीन इपॉक खत्म हो गया एंड नाउ वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इपॉक, जिसको कहा जाना चाहिए एंथ्रोपोसीन इपॉक। एंथ्रोपोसीन इपॉक शुरू हो चुका है। इस बात को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट्स हैड पुट फॉरवर्ड सम ऑफ द sediments that were found across क्रॉफोर्ड लेक इन कनाडाज ओंटारियो, कि वहां पे जो सेडिमेंट्स मिले, और ऐसे सेडिमेंट्स या ऐसे एविडेंसेस दुनिया के अलग अलग कोनों में भी हैं, जिन सेडिमेंट्स की मदद से जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट का कहना है कि नाउ द अर्थ हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर्स कमिंग फ्रॉम ह्यूमंस। तो होलोसीन इपॉक लगभग 11,700 साल पहले शुरू हुआ था, बट नाउ द जियोलॉजिस्ट से कि ये खत्म हो चुका है। ये लगभग 11,700 साल पहले शुरू हुआ था, अब ये खत्म हो चुका है। नाउ शुड बी द बिगिनिंग ऑफ एंथ्रोपोसीन इपॉक, और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने कहा सबसे लार्जर जो स्केल होता है वो होता है ईयन। तो राइट नाउ वी आर इन फेनेरोजोइक ईयन। इस ईयन के अंदर वी हैड सेवरल एरास, पैलियोजोइक एरास, मेसोजोइक एरास, सेंजोइक एरास, और अभी मौजूदा टाइम में वी आर इन फेनोजोइक इयन, सेंजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड, और क्वाटरनरी पीरियड के अंदर राइट नाउ वी आर एट दिस लोकेशन या दिस टाइम होलोसीन एपॉक इज अबाउट टू एंड एंड एंथ्रोपोसीन एपॉक इज अबाउट टू बिगिन।
तो इस तरीके से अर्थ के डीपर करते जाएंगे अगर हम, तो हमें अलग अलग जो सेडिमेंट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे वी कैन गेट टू नो कि कितने साल, कितने हजार साल पहले किस तरह के स्पीसीज सबसे डोमिनेंट थे, और उस स्पीसीज के नाम पे फिर हम लोग उन एरा का या उस इयॉन का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, तो आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे, यू आर हैविंग सेवरल टाइम्स। तो जैसे जुरासिक टाइम, तो इट इज विथ रेस्पेक्ट टू मेसोजोइक एरा एंड पीरियड इज जुरासिक। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्पीसीज अर्थ के ऊपर रहा करते थे, दे वेयर डायनासोर्स। फिर धीरे धीरे वक्त बदला। तो क्यों माना जाता है, वाई जियोलॉजिस्ट बिलीव कि अर्थ इज नाउ एंटरिंग इनटू अ न्यू एपॉक, जिसको कहा जाना चाहिए एंथ्रोपोसीन इपॉक, बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर, जैसे कि आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड्स आर द सब कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। तो आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लाइड्स के ट्रेसेस दुनिया के कई सारे जगहों पे अब मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर which is having an impact or marker on the earth. Decline in sea water acidity level या pH level, rapid extinction rate of several species. You see 69% decline has been monitored in wildlife population from 1970 to 2018. So why this decline is happening? Mainly because of humans and human led deforestation, ongoing conversion of forests into habitable spaces for humans. So these are the events which could be used as an argument to prove कि now Anthropocene epoch has begun. बट अगर टेक्निकली बात की जाए तो कई सारे जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि अभी भी एंथ्रोपोसीन इपॉक नहीं शुरू हुआ है, अभी भी थोड़ा वक्त है जिसके बाद हम कहेंगे कि एंथ्रोपोसीन इपॉक शुरू होगा। तो कैसे माना जाएगा वर्ल्ड स्केल पे कि एंथ्रोपोसीन इपॉक शुरू हो गया है? तो उसके लिए देयर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस, IUGS। इसमें दुनिया भर के 120 देशों के जियोलॉजिस्ट्स मेंबर हैं। और फिर IUGS पे वोटिंग हुई हाल फिलहाल में, और वोटिंग करके इस बात का निर्णय लिया जाना था कि क्या एंथ्रोपोसीन इपॉक अभी शुरू हो चुका है या उसमें अभी भी वक्त है। और वोटिंग में मेजॉरिटी वोट्स, 12 वोट्स वेयर इन द लाइन कि नहीं, अभी भी एंथ्रोपोसीन इपॉक नहीं स्टार्ट हुआ है, बट 4 वेयर इन इट्स फेवर। सो दैट इज वाई IUGS ने, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अथॉरिटी है इस बात को तय करने का, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिसाइड करने का, तो IUGS ने फैसला किया है कि अभी भी एंथ्रोपोसीन इपॉक हैज नॉट स्टार्टेड। The next topic is about WTO's, World Trade Organization's 13th Ministerial Conference. This topic is important from our syllabus GS paper 3, Indian economy point of view. WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बनाया गया इसको 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। द पर्पस ऑफ WTO इज टू क्रिएट ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स विच इज फॉलोड यूनिफॉर्मली वर्ल्ड वाइड, ताकि पूरे दुनिया भर में स्मूथ तरीके से ट्रेड हो सके। आप सोचिए, दुनिया में अलग अलग देश अलग अलग ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स लगाएं। कोई देश किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, कोई दूसरा कम लगाए, कोई देश अपने देशों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन दे, कोई ना दे। तो इस तरीके से ट्रेड नहीं हो पाएगा ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ तरीके से होता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो दुनिया भर के देशों के सहमति से इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स बनाए, जो दुनिया भर के देश उन नॉर्म्स को जब माने तो एक यूनिफॉर्म मोटे मोटे ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स पूरे दुनिया भर में प्रिवेल करें, जिससे फिर स्मूथ तरीके से ट्रेड हो पाए। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव WTO वाज क्रिएटेड इन 1995। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO एंड इंडिया हैज बीन मेंबर सिंस 1995 इटसेल्फ। तो WTO से पहले एक ट्रीटी हुआ करती थी, GATT, General Agreement on Trade and Tariff. This GATT was replaced and WTO, a full-fledged organization, was created in 1995। WTO का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो टॉप मोस्ट बॉडी है वो कहा जाता है WTO की काउंसिल, और फिर उसके अंदर एक डायरेक्टर जनरल होते हैं। फिर उसके नीचे फिर बॉडी होती है जनरल काउंसिल एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो दीज आर द मेन टू बॉडीज। जनरल काउंसिल जो है इट कम्स अंडर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। अगर बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो WTO के अंदर मेनली दो बॉडीज हैं। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है
विच इज कंडक्टेड एवरी सेकेंड ईयर, जिसमें डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स 2 साल में एक बार मिलते हैं और ट्रेड रिलेटेड इंपॉर्टेंट नॉर्म्स को फाइनलाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। तो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज लाइक लेजिस्लेटिव बॉडी जहां पे ट्रेड रिलेटेड कानून बनाए जाते हैं विद कंसेंसस। वंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिसाइड्स certain trade related norms at WTO, then the norms are passed to the General Council to implement it. तो जनरल काउंसिल आप कह सकते हैं कि इट इज अंडर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस द WTO टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच मीट्स usually every second year, and below this is general council whose responsibility is to implement the decisions of WTO's मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो दुनिया भर के देशों ने मिल करके मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में बना लिया ट्रेड रिलेटेड कानून, नियम। अब अगर कोई भी देश जो मेंबर कंट्री है WTO का उस नियम को वायलेट करता है, तो कोई दूसरा मेंबर कंट्री पहले कंट्री के अगेंस्ट, जो देश नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है उसके अगेंस्ट कोई दूसरा मेंबर कंट्री कंप्लेन कर सकता है एट WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो आप कह सकते हैं कि WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज लाइक लेजिस्लेटिव बॉडी एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इज लाइक एडजुडिकेटरी बॉडीज, जुडिशियल बॉडी। जो कोई कानून तोड़ेगा तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा WTO का ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। कैसे एग्जैक्टली काम करता है WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, वो भी जरा देखिए। अगर कोई भी मेंबर कंट्री WTO के किसी भी नॉर्म को वायलेट कर रहा है तो कोई दूसरा मेंबर कंट्री WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का जो पहला हिस्सा होता है, पैनल, उसमें कंप्लेन कर सकता है। तो द फर्स्ट लेवल का जो कंप्लेन जाएगा दैट विल गो एट द पैनल लेवल। तो कोई भी मेंबर कंट्री पैनल लेवल पे कंप्लेन करेगा। पैनल जो है WTO का, जो ओवरऑल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का हिस्सा है, पैनल, वो उस कंप्लेन को स्टडी करेगा, उसके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार करेगा कि हाँ ये कंप्लेन कितना सही है कितना गलत है, उसके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार करेगा। और फिर वो अपना उस रिपोर्ट में वर्डिक्ट भी लिख करके देगा कि इस फलाना कंट्री ने इस नियम को तोड़ा, इसलिए इस कंट्री को वापस से इस नियम को मानना शुरू करना चाहिए ऑफ WTO, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है, तो ए के अगेंस्ट बी पहुंच गया WTO के पैनल में, तो फिर द पैनल ऑफ WTO विल स्टडी एंड विल प्रिपेयर रिपोर्ट। और एक बार जब रिपोर्ट बना दिया तो अब ए और बी के ऊपर है कि वो इस रिपोर्ट को माने या ना माने। इफ बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट द फाइनल डिसीजन ऑफ द रिपोर्ट, तब तो फिर डिस्प्यूट वही रिजॉल्व हो जाएगा। बट इफ द रिपोर्ट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आइदर ऑफ द पार्टी, देन द मैटर विल गो टू द एपिलेट बॉडी ऑफ WTO। Both these panels and appellate body comes under dispute settlement body of WTO. The matter will go to appellate body. An appellate body is group of 7 adjudicators, 7 जजेस की ये बॉडी होती है appellate बॉडी, जो फिर इस मामले पे सुनवाई करेगी, ए और बी के बीच के डिस्प्यूट पे सुनवाई करेगी और फिर अपना वो फैसला सुनाएगी इन फेवर ऑफ आइदर ऑफ द पार्टी। जो appellate बॉडी का जो फैसला होता है दैट इज फाइनल एंड द मेंबर कंट्रीज आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट, फाइनल एंड बाइंडिंग। तो इस तरीके से WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी काम करता है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में फैसले होते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी पे डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है उन फैसलों से संबंधित, अगर कोई कंट्री नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है तो पहले मामला जाएगा पैनल पे, पैनल विल क्रिएट रिपोर्ट, रिपोर्ट को मानना ना मानना दोनों साइड्स के ऊपर है। अगर नहीं मानते हैं तो मैटर विल गो टू एपिलेट बॉडी एंड एपिलेट बॉडीज डिसीजन विल बी फाइनल। अब है क्या कि एपिलेट बॉडी में 7 मेंबर्स होते हैं, बट मौजूदा टाइम में उनके 5 मेंबर्स रिटायर हो चुके हैं और एपिलेट बॉडी को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए मिनिमम 3 मेंबर्स का कोरम तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स इफेक्टिवली एपिलेट बॉडी का भी कोरम नहीं है बिकॉज 5 मेंबर्स हैव रिटायर्ड, और इस कारण से मौजूदा टाइम में एपिलेट बॉडी ऑफ WTO इज नॉट एबल टू वर्क। दैट इज द प्रॉब्लम। सो एपिलेट बॉडी ऑफ WTO हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग सिंस 2019। तो प्रश्न ये उठता है कि एपिलेट बॉडी के मेंबर्स जब रिटायर हुए तो उनको नए मेंबर्स को अपॉइंट क्यों नहीं किया जा रहा? व्हाई न्यू मेंबर्स आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड? रीजन इज द US। एवरी टाइम अदर कंट्रीज ऑफ द WTO they start a resolution to appoint the vacant seat in dispute settlement body,
एपिलेट बॉडी में जब भी वैकेंट सीट को फिल करने की कोई भी रिजोल्यूशन लाई जाती है, यूएस उसको ब्लॉक कर देता है। तो because of US frequent blockage on the resolution in order to fill the vacant seats of appellate body of dispute settlement body of WTO, अभी तक appellate body फंक्शनल नहीं हो पाया है। अब लगभग 4.5 साल होने को आ गए हैं इस बात को। तो इसका मतलब है कि एपिलेट बॉडी काम नहीं कर रहा, और एपिलेट बॉडी काम नहीं कर रहा तो आप कहिए कि यूएस, आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ काम नहीं कर रहा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का काम ही है कानून बनाना ट्रेड रिलेटेड। और अगर कोई देश नहीं मानता है तो उसको इन्फोर्स कराना थ्रू दिस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। बट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का जो फाइनल अथॉरिटी है, फाइनल बॉडी, एपिलेट बॉडी, दैट इज डिसफंक्शनल फॉर लास्ट 4.5 years। तो यू कैन से कि द डब्ल्यूटीओ हैज बिकम डिसफंक्शनल फॉर लास्ट 4.5 years। यू सी, मौजूदा टाइम में डब्ल्यूटीओ की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इन अबू धाबी। वहां पे कुछ पॉजिटिव फैसले भी हुए, सम पॉजिटिव आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स टैरिफ मोरेटोरियम वाज एक्सटेंडेड, यानी कि ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो इनके ऊपर, इनके ट्रांजैक्शंस में अभी कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगता है। इफ यू ऑर्डर समथिंग ऑन सम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विच इज बेसिकली कमिंग थ्रू इंपोर्ट, तो उस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। सो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो सामान खरीदे बेचे जाते हैं, अभी उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगता है। दुनिया के कई सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राजील, दे आर डिमांडिंग कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी होने वाले ट्रेड पे कस्टम्स ड्यूटी लगना चाहिए। बट अभी डब्ल्यूटीओ ने इस 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में फैसला किया है कि द मोराटोरियम, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे होने वाले जो ट्रेड हैं उस पे अभी जो कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगता है, वो मोराटोरियम, यानी कि जो अभी कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगता है, उसको 2 साल के लिए और रखा जाएगा। सरल भाषा में कहें तो अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो भी ट्रेड होते हैं, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड मेनली होते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल लेवल पे, उन पे अभी भी कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगा फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो अब 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में फैसला किया जाएगा इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो होने वाले ट्रेड हैं बी टू बी, उन पे कस्टम्स ड्यूटी लगाया जाए या ना लगाया जाए। लेकिन अभी के लिए उसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरी तो एक जनरल बात की गई है डब्ल्यूटीओ के 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कि वर्ल्ड कंट्री शुड लुक फॉरवर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम्स। तो द कंट्री शुड ट्राई टू प्रमोट मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड एज ए जनरल statement has been released on WTO's 13th ministerial conference. Some issues that have remained unaddressed. Of course, the पहला issue, the US obstruction in WTO's appellate body quorum, वो इस बार भी हुआ। तो this major issue of reviving WTO's appellate body, उस पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। फिशरीज सब्सिडीज, इसी कई सारे देश अपने देश के फिशरीज प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को खूब सारा सब्सिडी देते हैं। इस कारण से होता क्या है कि मैरीन इकोसिस्टम में एक्सेसिव फिशिंग होती है, जिससे फिशरीज रिसोर्सेस की क्वांटिटी घट रही है, जिसका इम्पैक्ट दुनिया के बाकी देशों को भी झेलना पड़ता है। जैसे चाइना, रसिया जैसे देश खूब सारा फिशरी सब्सिडीज देते हैं। तो डब्ल्यूटीओ के प्लेटफॉर्म पे बार बार ये चर्चा उठाई जाती है कि फिशिंग सब्सिडीज पे लिमिटेशन लगाया जाए। बट इस बार भी फिशरी सब्सिडीज पे कोई फैसला हुआ नहीं इन डब्ल्यूटीओ 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। और जो सबसे एक आप कह सकते हैं कंटेंशियस इशू है डब्ल्यूटीओ प्लेटफॉर्म पे, वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का, उसके अंदर सब्सिडी का मामला। तो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रीन सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। और एम्बर बॉक्स सब्सिडीज को ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी माना गया और उनमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। बट एम्बर बॉक्स सब्सिडी के अंदर ये आता है एमएसपी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो भारत जैसे देश चाहते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे, ये खत्म किया जाए। ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी वाला क्या मामला है, इसको मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 29 अगस्त 2023। तो वहां जाकर के आप इसको देख सकते हैं। वैसे भी कई दफा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे डब्ल्यूटीओ प्लेटफॉर्म पे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज में एम्बर बॉक्स सब्सिडी है दैट इज हैम्परिंग द फूड सिक्योरिटी and livelihood matters of the farmers of developing countries like India. And that is why countries like India and
सिमिलर कंट्रीज हु हैव कलेक्टिवली फॉर्म्ड अ प्लेटफॉर्म जिसका नाम है G33, वहां पे दीज डेवलपिंग कंट्रीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अराइजिंग बिकॉज ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडी लिमिटेशन एट WTO। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। हमारे देश के अंदर गैस ग्रिड, नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैस ग्रिड्स बनाए गए, ये गैस पाइपलाइंस बनाए गए। तो टोटल 5 जोन्स में ये गैस पाइपलाइंस डिवाइडेड थे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। फिर भारत सरकार एक इनिशिएटिव लेकर के आई, वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत भारत के अलग अलग जोन्स के गैस ग्रिड्स को आपस में कनेक्ट किया जाए, ताकि भारत के किसी भी कोने में अगर गैस की रिक्वायरमेंट हो तो किसी भी कोने से जहां पे गैस सरप्लस में है वहां से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट वाज ब्रॉट। तो इस तरीके से भारत के तमाम गैस ग्रिड्स को कनेक्ट किया जा रहा है आपस में। अब आप देखिए ये जो ईस्टर्न गैस ग्रिड है, ये वाला जी जोन, इसमें मेन जो पाइपलाइन है वो है ये जगदीशपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से हल्दिया जो कोलकाता में है। तो जगदीशपुर टू हल्दिया ये वाला एक इंपॉर्टेंट गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसको नाम दिया गया है ऊर्जा गंगा गैस लाइन प्रोजेक्ट। जगदीशपुर, फूलपुर, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से पाइपलाइन आते हैं और वाराणसी से होते हुए एक आता है हल्दिया और कोलकाता में, दूसरा जाता है पारादीप उड़ीसा में। ये है, ये जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इसका नाम है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। तो कनेक्टिंग जगदीशपुर उत्तर प्रदेश टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल एंड पारादीप इन उड़ीसा। ये जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है उसमें आप देखो तो यहाँ पे है, बिहार में है बरौनी, बरौनी डिपो। इस बरौनी डिपो को कनेक्ट किया जा रहा है सिलीगुड़ी से। तो इस पाइपलाइन का नाम है बरौनी टू गुवाहाटी पाइपलाइन, और इस पाइपलाइन की मदद से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर गैस को सप्लाई किया जाएगा। तो ये पाइपलाइन हो गया बरौनी टू गुवाहाटी पाइपलाइन, और यहाँ गुवाहाटी से फिर एक नया प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, जिसमें गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्ट के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ऑफ ऑल द 8 मेजर सिटीज विच आर कैपिटल सिटीज ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उन सबको कनेक्ट किया जाएगा गुवाहाटी से। तो गुवाहाटी से इन 8 शहरों को जोड़ने वाला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट, विच इज पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विजन 2030 फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर दिया गया बरौनी से विथ हेल्प ऑफ दिस बरौनी टू गुवाहाटी पाइपलाइन, जिसकी मदद से ये नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट हैज बीन नाउ कनेक्टेड टू प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, एंड दिस इज हाउ नाउ इंटायर नॉर्थ ईस्ट विल गेट कनेक्टेड टू दिस कंप्लीट वन नेशन वन ग्रिड में, जो भारत का पूरा गैस ग्रिड है उससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के 8 इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज भी कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये है प्रोजेक्ट। पहले हुआ हमारा वन नेशन वन गैस ग्रिड। वन नेशन वन गैस ग्रिड में ईस्टर्न गैस ग्रिड का नाम प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, उसमें बरौनी से कनेक्ट कर दिया गया गुवाहाटी को, और गुवाहाटी से फिर तमाम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के 8 इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट कर दिया गया। दिस इज हाउ देयर वुड बी penetration to the northeastern states as far as gas availability is concerned। और इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है, ये जो आप पाइपलाइन की देख रहे हैं, बात कर रहे हैं बरौनी टू गुवाहाटी पाइपलाइन, इसी को इनॉग्रेट किया है हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो दिस इज 718 किलोमीटर पाइपलाइन क्रिएटेड बाय गेल। ये बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, 3 स्टेट्स में स्पैंड है, ये स्प्रेडेड है। इट विल पास ऑल्सो थ्रू 4 रिवर्स, तीस्ता, रायदक, संकोस एंड कना मकरा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन। दिस टॉपिक इज एट बेस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो लाइन को इनॉग्रेट किया है इन कोलकाता। दिस मेट्रो लाइन विल बी बिलो हुगली रिवर
It is part of Kolkata Metro's east-west corridor, and this metro line will have distinction of having deepest metro station in India, which is Howrah metro station, which will be 30 meters deep. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, पेनिसिलिन जी वैक्सीन से सारे के सारे इस तरह के इन्फेक्शंस को एड्रेस किया जा सकता है। उन्नति स्कीम इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, पहला स्टेटमेंट सही है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।